हल्द्वानी में आज से कर्फ्यू में राहत, इंटरनेट सेवा बहाल, स्वास्थ्य सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। हल्द्वानी हिंसा में 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 5000 लोगों पर केस हुआ दर्ज, 6 लोगों की हुई थी हिंसा में मौत। बनभुलरा हिंसा के मास्टरमाइंड के नाम आया सामने, पुलिस की गिरफ्त से दूर मास्टरमाइंड पकड़ने में जुटी अलग अलग टीमें। आगजनी से बदहाल हुए कई थाने। अप्रैल में चलेगी पहली मानस खंड एक्सप्रेस। अब मिलने लगी कोहरे और ठंड से राहत, एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह से रहेगा साफ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुक करते हैं खबरों का। नैनीताल में बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। बीते सप्ताह खराब मौसम के बाद खिली धूप स्थानीय लोगों के लिए राहत लेकर पहुंची है। वहीं मौसम साफ होने से भारतीय हिमालय श्रृंखला भी दिखने लगी है। हिमालय दर्शन में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को अब उम्मीद दिख रही है। नैनीताल में उच्च पहाड़ी पर्यटन स्थल हिमालय दर्शन में भारतीय हिमालय श्रृंखला की लंबी रेंज दोबारा दिखने लगी है। हिमालय पर्वत की नंदा देवी, पंचाचूली, त्रिशूल, नंदा ईस्ट, कामिट, नंदकोट, अन्नपूर्णा, एक शिवालिक रेंज, ग्रेटर हिमालय, हाथी पर्वत, गौरी पर्वत, नंदा घाट, मैकटोली, नीलकंठ जैसे ऊंचे पर्वत शिखरों का दीदार कर सकते हैं। बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है। आपका जो बर्फबारी नवंबर दिसंबर में हो जानी चाहिए थी, वो इस बार फरवरी में हुई है। यहाँ भी हिमपात नहीं हुआ था, अब जाके दिख रहे हैं हिमालय आपके। इसमें से आपका इधर नेपाल से स्टार्ट होता है, वैसे दुम्बा, पंचाचूली, नंदाकोट, नंदा देवी, मैकटोली, त्रिशूल, नंदा घुंटी, हाथी घोड़ी, कामेट, नीलकंठ, फिर आगे चौखंबा और केदारडोंग, लास्ट में यमुनोत्री, ये आपका बंदरपूछ एरिया को चला जाता पूरा एरिया। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री रहे नरसिंह राव समेत 5 को भारत रत्न के लिए नामित किया गया है। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि समाज के लिए जिन लोगों की अतुलनीय योगदान है, हमारी सरकार उनको बिना किसी भेदभाव के सम्मानित कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में भेदभाव करके लोगों को सम्मानित किया, लेकिन हमारी पार्टी वासुदेव कुटुंबकम का मानकर चलती है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर समाज में अपना अच्छा योगदान देने वालों को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सम्मानित किया है। ये अमूल्य धरोहर है भारत के लिए। उन्होंने पूरा अपना सर्वस्व, जो मैं कहूँगी, राजनीति में रहते हुए उन्होंने न्यौछावर किया है। उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दशा और दिशा दी है। प्रधानमंत्री काल में रहते हुए माननीय चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे हमारे PV नरसिंह राव जी हों, उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं। हमने कहा है ना कि हम सब जो हमारा एक वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, जो हमारे भारत के जो रत्न हैं, जिन्होंने भारत के लिए काम किया है, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। हमने सबने देखा है मोदी जी का सम्मान देने का तरीका, जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी जी मंच पे नमस्कार कर रहे हैं, उनकी बात का उत्तर तक नहीं दे रहे, उनको देख भी नहीं रहे। वो अपमान पिछले 10 वर्षों से हम सारे सीनियर्स का देख रहे हैं। अभी ठीक चुनाव के टाइम पे इस तरीके की चीजें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जानते हैं कौन किसका सम्मान करता है, अपमान करता है, ये सबको पता है। खबर लक्सर से है। कांग्रेस पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस के PCC सदस्य डॉक्टर उमादत्त शर्मा व लक्सर नगर अध्यक्ष देवेश राणा ने लक्सर में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत की। लक्सर के सिमली मोहल्ले में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर उमादत्त शर्मा ने कहा कि देश में प्रदेश की जनता डबल इंजन कहे जाने वाली भाजपा की सरकार से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता व वमनस्था
से परेशान, अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई करने के लिए तैयार है बैठे हैं। इसी बार कांग्रेस सत्ता में आएगी और उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं को शहर गांव में अपना बूथ सबसे मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में महिलाओं से खास तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही संगठन को बेबुनियादी रूप से मजबूत करने का संकल्प भी लिया। रणनीति ये है क्योंकि चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, प्रत्येक जगह जितने भी हमारे बूथ हैं हम उनको मजबूत करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमारा बूथ मजबूत हो। अब मजबूत के बाद जो है फिर हम लोग जो है जो भी हमारा वार्ड होगा उसको हम वार्ड को मजबूत करेंगे। अब वार्ड को मजबूत करने के बाद हम जो है यहाँ जो सांसद का चुनाव होगा सांसद को जिताएंगे उन बूथों से, और अगर टाउन का चुनाव होगा तो टाउन में चेयरमैन को, वार्ड के मेंबर को, इनको सबको जिताएंगे। देखिए, आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वार्ड नंबर 2 में, और असल में क्या है कि बीजेपी की नीतियों से सब लोग परेशान हो चुके हैं। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई समस्या चल रही है, आपस में बैठ के कह लेते हैं, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए वहाँ तक इन लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। हमारा बूथ सबसे मजबूत के एक माध्यम से मतलब हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है। हम हर बूथ पर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और हमारी कोशिश भी यही है कि इन सब की समस्याओं को समाधानशील किया जाए। हम बूथ बूथ पर जाकर के अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। पहले लोकसभा चुनाव है उसको मजबूत करेंगे, फिर उसके बाद नगर पालिका चुनाव है उनके लिए काम करेंगे। हम सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी अपना ये जो बूथ है हमारा सबसे मजबूत, इसको मैं मजबूत करना चाहती हूँ। और जो बाकी की मेरी टीम है, सभी महिलाएं हैं मेरे साथ में जो मुझे अच्छे से सपोर्ट कर रही हो और मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। तो इसमें सभी मेरे साथ महिलाएं हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि मेरे साथ में जुड़ो और जुड़ के एक साथ काम करो सभी लोग। यहाँ रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां वसंत उत्सव के अवसर पर प्रेस क्लब में अनंत म्यूजिक एंड डांस एकेडमी ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने प्रतिभाग करके अपनी कला का प्रदर्शन किया। विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। डांस एकेडमी की डायरेक्टर ज्योति गुलाटी ने कहा कि बच्चों के अंदर की प्रतिभा को निखारने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। बच्चों ने डांस, सिंगिंग, कविता पाठ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अपनी प्रतिभा दिखाई। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था हमारा बेसिकली बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा था। कंपटीशन नहीं था, पार्टिसिपेशन था, और इसमें पूरे देहरादून के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे आज के जो चीफ गेस्ट थे वो आईपीएस ऑफिसर डीआईजी सर जो थे, बरिंदरजीत सिंह जी थे, बरिंदरजीत सिंह थी, और एसटीएफ इंचार्ज मिस्टर अब्दुल कलाम हमारे आज के जो डिस्टिंग्विश गेस्ट थे। और हमारी जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं हमारी आज की वो फरगर स्कूल की प्रिंसिपल मैम है। तो यहाँ पर जो है बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं। आनंद म्यूजिक एंड डांस एकेडमी टाइम टू टाइम इस तरीके के कार्यक्रम करता रहता है, ताकि जो भी बच्चे कला से संबंधित जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म हम दे सकें। तो ये कार्यक्रम आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं। हल्द्वानी में 8 तारीख को बनभूलपुरा में हुई अराजकता की किसी से छुपी नहीं है, जहां पर सुनियोजित तरीके से पुलिस और प्रशासन पर हमला किया गया। सड़क और घरों के ऊपर से पत्थर चला कर मारे गए, जिसमें कई महिला कांस्टेबल, अधिकारी व पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुए, जिसको जहां रास्ता मिला वहीं बचने के लिए भागा। इस घटना के दौरान अचानक हल्द्वानी का गांधीनगर चर्चाओं में आने लगा, जहां के लोगों ने ढाल बनकर दर्जनों पुलिसकर्मियों को बचाया। आपको बता दें कि हल्द्वानी के गांधीनगर में वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, जिन लोगों ने पुलिसकर्मियों को पीछे रखकर आगे ढाल बनकर खड़े रहे, जिनकी प्रशंसा हल्द्वानी के लोगों के साथ साथ पुलिस भी उनके इस काम की प्रशंसा कर रही है। जबकि पुलिसकर्मियों ने कहा कि अगर हम गांधीनगर नहीं पहुंचते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, जब ये पुलिस वाले भाग के आए ना, जब हमें मालूम चला, कोई झगड़ा का भी नहीं पता चला, मगर उनके साथ हुआ बहुत बुरा, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इनके चोटें लगी हैं, हम तो कहते हैं प्रशासन इनके लिए सख्त उनको सजा दे। भागता हुआ आ रहा था, उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका कि रुको रुको, हम लोग हैं, जय श्री राम के नारे लगाए। उन्हें रोका, उन्हें रोक के हम लोगों ने चाय पानी की व्यवस्था करी, उन्हें बिठाला, और उधर से उन्होंने फसाव कर दिया हमारे पास। हम
जब तक प्रशासन को संभाल पाते, जब तक उन्होंने छतों पर से पत्थर फेंकने चालू कर दिए। खबर खानपुर से है, जहां तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा लडौरा में ईंट भट्टे के मालिक द्वारा अवैध खनन कराई जा रही है। जैसे ही तहसील प्रशासन को सूचना मिली, स्थानीय तहसील प्रशासन ने छापेमारी कर मिट्टी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली व जेसीबी को जब्त कर लडौरा पुलिस को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि किसी की तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा लडौरा में जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध खनन कर रुड़की लक्सर मार्ग स्थित ईंट भट्टे पर ईंट पटाई के लिए मिट्टी दी जा रही थी। अपर तहसीलदार मधुकर जैन ने बताया कि क्षेत्र में कहीं पर भी अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही थी और रखी जा रही है। साथ ही अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। चलती रहती है और जहाँ अवैध खनन की शिकायत मिलती है वहाँ छापेमारी की जाती है। तो समाज ये अवैध खनन करते हुए पाए गए हैं मिट्टी का, उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है पुलिस चौकी में। अभियान लगातार जारी रहेगा? हाँ, लगातार अब जारी रहेगा। उच्च अधिकारियों का नहीं, कोई परमिशन नहीं है इनके द्वारा, कोई परमिशन मौके में अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई कोई भी। रुड़की की कोतवाली मैंगलोर में पुलिस को बीती 7 फरवरी को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नहर पटरी नसीरपुर में एक सड़क दुर्घटना के दौरान महिला नहर में डूब गई और एक व्यक्ति डूबने से बच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं नहर में डूबी महिला के पिता ने घटना को संदिग्ध बताते हुए अपने दामाद पर साजिश कर गंगन नहर में धक्का देकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि इस पेचीदा घटनाक्रम के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया। तो जांच के दौरान पता चला कि मृतका के नाम पर 44 लाख रुपए का लोन था। साथ ही मृतका के पति का एक अन्य महिला के साथ प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। पति ने सीआईडी सीरियल से प्रेरणा लेकर अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। कार्रवाई है, जो मृतका है उसका सामान बरामद हुआ है और आगे की कार्रवाई इसमें वैधानिक करी है। वाहन भी बरामद हो गए दोनों। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत मालिक के बगीचे में नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा अवैध मदरसे और नमाज वाली जगह को ढाया गया था। इस दौरान हुई हिंसा में उपद्रवियों द्वारा नगर निगम की 4 जेसीबी मशीन सहित कई वाहन को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल था। इस दंगे में 5 लोग की मौत हो गई थी। इसके बाद से मालिक की बगीचे और उसके आसपास के इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। मलिक के बगीचे इलाके के आसपास लोग धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। लोग अपने घरों से सामान ले जा रहे हैं। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य हैं। खबर देहरादून से है, जहां 12 फरवरी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्तावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए एसएसपी कार्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने सुरक्षा में नियुक्त किए गए समस्त अधिकारियों को ब्रीफ किया था। उन्होंने समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 घंटा पूर्व ड्यूटी स्थल पर पहुंचने, ड्यूटी स्थल व उसके आसपास के स्थान को भली भांति चेक करने के कार्यक्रम स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्ति व उनके वाहनों को ही जाने की अनुमति दी जाए। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गुरुमराय पब्लिक स्कूल बटकोट में महंत देवेंद्र दास का जन्मदिन वार्षिक उत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया गया। वार्षिक उत्सव में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य कमला रावत ने विद्यालय की वार्षिक प्रगति आख्या प्रस्तुत की तथा कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों व अभिभावकों का स्वागत कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षा के क्षेत्र में सहित विभिन्न क्रियाकलापों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्व छात्रों एवं पूर्व स्टाफ को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में देशभक्ति, हिंदी, पंजाबी व घाटी के पौराणिक, सांस्कृतिक व पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी।
प्रदेश में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए पिछले 15 दिनों से चल रही भाजपा के अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का सहसपुर में समापन हो गया। इस कार्यक्रम में विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सुहेलदीन पुंडीर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने लोगों को सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि ये यात्रा एक ऐतिहासिक स्नेह संवाद यात्रा रही। मुस्लिम समाज ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है, जिसके पार्टी को लगातार मजबूती मिल रही है। साल में 3 गैस के क्षेत्र, प्रदेश और देश का विकास करना है। जनता पार्टी की स्नेह संवाद यात्रा अल्पसंख्यक समाज के बीच से होती हुई आज यहाँ पहुँची। 15 दिन बाद ये यात्रा का यहाँ समापन हुआ है। मुझे लगता है कि एक ईमानदार कोशिश मोर्चा के अध्यक्ष इंतज़ार हुसैन जी द्वारा ये की गई है और सब लोगों को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि एक मुस्लिम समाज के बीच में जाते हुए जिस तरह से अपनी बात को रखा गया है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि अब मुस्लिम समाज का एक बहुत बढ़िया सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मुझे लगता है यात्राओं से संवाद होता है, लोगों के साथ बात होती है और स्नेह संवाद नाम ही बताता है कि प्यार से अपने लोगों के बीच में जाके संवाद करना। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार में होने वाली नारी शक्ति महोत्सव की तैयारी में तहसील प्रशासन जुटा हुआ है। लक्सर क्षेत्र से 4000 से अधिक महिलाएं नारी शक्ति महोत्सव में शिरकत करेंगी। लक्सर खंड विकास अधिकारी पवन सैनी ने बताया कि नारी शक्ति महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। लक्सर क्षेत्र से आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्तियों व महिलाओं समूह के से ही जुड़ी तकरीबन 4000 से अधिक महिलाएं महोत्सव में पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि महोत्सव को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। महिलाओं को ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। साथ ही महिलाओं की खान पान के लिए भी खाने के पैकेट बनवाए जा रहे हैं और महिलाओं को एक बैग भी उपलब्ध कराया जाएगा। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में कल 12 तारीख को नारी शक्ति महोत्सव होने जा रहा है हमारा ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में, जिसमें विकासखंड लक्सर से 4000 से अधिक महिलाएं प्रतिभाग करेंगी। शासन द्वारा इनको खाना, नाश्ता, जलपान व्यवस्था सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। एक टोपी और एक बैग भी दिया जा रहा है। पर पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हमारे उच्च अधिकारियों श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में हम कार्य कर रहे हैं। धामी सरकार ने 4 आईएएस और 6 पीसीएस अधिकारियों के दायित्व में फेरबदल किया है। आदेश के मुताबिक एसीएस आनंद वर्धन को कार्मिक और सतर्कता विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है, जबकि आर.के. सुधांशु को प्रमुख सचिव सीएम राजस्व बनाया गया है। वहीं शैलेश बगौली को कार्मिक व सतर्कता हटाकर गृह और कारागार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सचिन कुर्वे को से राजस्व विभाग हटा लिया गया है, जबकि बाध्य प्रतीक्षा में चल रहे सचिवालय सेवा के अपर सचिव महावीर चौहान को आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं पीसीएस अधिकारियों की बात करें तो इनमें चमौली के एसडीएम अभिषेक त्रिपाठी को टिहरी का सीडीओ बनाया गया है, जबकि आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव जय भरत सिंह को देहरादून एसडीएम प्रशासन, वहीं उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी के संयुक्त निदेशक चंद्र सिंह इमलाल को अपर गन्ना आयुक्त बनाकर काशीपुर भेजा गया है। हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होते जा रहे हैं। सरकार ने हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया है। हालांकि बनभूलपुरा क्षेत्र में यह लागू रहेगा, जहां गुरुवार को एक अवैध मदरसे को तोड़ने जाने को लेकर भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी। शहर के बाहरी इलाकों में दुकान खुलने लगी, लेकिन स्कूल अब भी बंद है, इंटरनेट सेवा भी बंद है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर उपद्रव की घटना की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के
बनभूलपुरा में हुई घटना में घायल महिला पुलिस दल समेत अन्य पुलिसकर्मी, प्रशासन व नगर निगम कर्मी और पत्रकारों का भी हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है और सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनके सारे वीडियो फुटेज और फुटप्रिंट उपलब्ध हैं। इस घटना में शामिल सभी उपद्रवियों को चिन्हित कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने इस मामले में 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं इस घटना के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। इसी के तहत इंडिया अलायंस ने नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच करने की मांग की गई है। इसके साथ ही नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी को तत्काल निलंबित करते हुए पद से हटाए जाने की भी मांग की है। और देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की शांत वादियों में भी हिंसा की आग धधक रही है। हल्द्वानी में एक अवैध मदरसे और मजार को तोड़े जाने के बाद भड़की हिंसा के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। वहीं सरकार ने हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया है। हालांकि बनभूलपुरा क्षेत्र में ये लागू रहेगा, जहां बृहस्पतिवार को एक अवैध मदरसे को तोड़े जाने को लेकर भीड़ ने आगजनी की थी। शहर के बाहरी इलाकों में दुकानें खुलने लगी हैं, लेकिन स्कूल अब भी बंद है, इंटरनेट सेवा भी बंद है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर उपद्रव की घटना की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी बनभूलपुरा में हुई घटना में घायल महिला पुलिस दल समेत अन्य पुलिस कर्मियों, प्रशासन, नगर निगम कर्मी और पत्रकारों का भी हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनके सारे वीडियो फुटेज और फुटप्रिंट उपलब्ध हैं। इस घटना में शामिल सभी उपद्रवियों को चिन्हित कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहाँ पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन वो सच्चाई है, वो सच को कह रहे हैं। हम भी इसी बात को कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस है, खुफिया तंत्र है, पूरी तरह विफल रहा है। ड्रोन से निगरानी होती है, ड्रोन से निगरानी की जाती है कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तब जाना चाहिए था। आधी अधूरी तैयारी के साथ वहाँ गए और इस तरह की आगजनी, वहाँ पर मौतें, घायल लोग, और आज भी वहाँ पर कर्फ्यू लगा है। और ऐसे हालात में वहाँ की क्या स्थिति होगी। जो गरीब लोग हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर निकलते हैं। जो लोग दूध मुहे बच्चे हैं, दूध है, रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं, उनको उपलब्ध भी नहीं हो पा रही है। वहीं हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस प्रशासन ने 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही उपद्रवियों एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच कराने का भी फैसला किया है। 15 दिनों के भी इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं इस घटना के बाद राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। इसी के तहत इंडिया अलायंस के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई। इसके साथ ही नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी को तत्काल निलंबित करते हुए पद से हटाए जाने की भी मांग की है। वहीं ज्ञापन में राज्य सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार धर्म विशेष को इस अभियान से टारगेट कर रही है। हमने पूरे प्रकरण की
हाई कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की देखरेख में जांच की मांग की है। वहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को पहले हटाने की मांग की है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और हमने अपील की है कि उन समाचारों को, उन लोगों को रोका जाए जो इसको लगातार हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में फंसा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये प्रशासन और पब्लिक के बीच का झगड़ा है। इसमें किसी हिंदू और मुसलमान का आपस में झगड़ा नहीं हुआ है, ये प्रशासन और पब्लिक का झगड़ा है। और हमारा अनुभव ये कहता है कि कहीं भी धार्मिक स्थलों पर जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो एक्स्ट्रा उसमें सतर्कता बरती जाती है, उसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स अपनाए जाते हैं। वहाँ के पढ़े लिखे लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, प्रभावशाली लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है और वहाँ एलआईयू और इत्यादि लोग बड़ी सक्रियता से काम करते हैं। लेकिन इस प्रकरण में देखने को आया कि बहुत बारीक चूक हुई है। देखिए, अभी हमारी जो प्राथमिकता है, आप और हम अभी जो बात कर रहे हैं, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि अमन चैन बहाल हो, भाईचारा बहाल हो। उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी खुद इस पर संज्ञान ले रहे हैं और उन्होंने आप लोगों के माध्यम से कहा भी है कि जो भी लोग दोषी होंगे उनको भी पे भी कार्रवाई होगी। तो ये सेकंड पार्ट है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी ये है कि उस पूरे क्षेत्र के अंदर, हल्द्वानी क्षेत्र के अंदर शांति कायम हो, अमन कायम हो। कुल मिलाकर हल्द्वानी में भले ही हालात सामान्य हो जाएं, लेकिन हल्द्वानी में हुई हिंसा अपने पीछे कई सवाल लेकर खड़े कर गई है। सवाल यह है कि आखिर किसने उत्तराखंड हिंसा का बदनुमा दाग लगाया। सवाल यह है कि आखिर क्यों शासन प्रशासन ने पहले से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम नहीं किए। सवाल ये भी है कि आखिर जब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 14 फरवरी को थी, ऐसे में सुनवाई से पहले ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों की गई। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।